सबसे पहले सोचो एक ऐसे समय के बारे में जब दुनिया केवल कृषि पर निर्भर थी। लोग मुख्य रूप से खेती और छोटे कुटीर उद्योगों में काम करते थे, जहां सामान हस्तचालित यानी हाथ से बनाया जाता था। यह काल औद्योगिक क्रांति से पहले का था, लेकिन 18वीं सदी में कुछ ऐसे बदलाव आए जो केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने लगे। औद्योगिक क्रांति का मूल अर्थ है कि मशीनों और कारखानों की मदद से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और मानव प्रयास कम लगने लगा। यह क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलने लगी। अब हम औद्योगिक क्रांति को विस्तार से समझने के लिए इसके पहले के समय पर नज़र डालते हैं। तो चलिए देखते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे, यानी अधिकांश जनसंख्या कृषि में काम करती थी। कुटीर उद्योग यानी ऐसे छोटे व्यवसाय जो लोग अपने घरों में चलाते थे आम थे। ये छोटे पैमाने पर काम करते थे और परिवार के सदस्य ही अपना काम संभालते थे। सोचो एक परिवार जो अपने घर में कपास या ऊन काटता है, वह अपना उत्पादन हाथों से करता था और उनके पास मशीनें नहीं थीं, इसीलिए उत्पादन धीमा होता था और सीमित मात्रा में होता था। कल्पना करो एक बुनकर का परिवार जो अपने घर पर कपड़े बनाता है, वह सीमित उपकरणों से यह काम करता था और उत्पादन में भी काफ़ी समय लगता था। कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो छोटे पैमाने पर और ज़्यादातर घर के अंदर चलाए जाते थे। इन उद्योगों में परिवार के सदस्य मिलकर हस्तचालित काम करते थे और हस्त उपकरणों का उपयोग होता था। यह था औद्योगिक क्रांति से पहले का समय, जब उद्योग केंद्रीकृत नहीं थे और लोग छोटी जगहों पर काम करते थे। अब हम समझते हैं कि ऐसे क्या कारक थे जो औद्योगिक क्रांति को संभव बनाए और क्यों यह क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुई। ब्रिटेन क्यों? अब सवाल यह है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई। ब्रिटेन के पास कुछ ऐसे विशेष लाभ थे जो उसे अन्य देशों से आगे ले आए। सबसे पहले ब्रिटेन में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला और लोहा के विशाल भंडार थे। कोयला एक ईंधन की तरह काम करता था जो कारखानों और भाप इंजनों को चलाने में सहायक था। लोहे से मशीनें और रेलवे का ढांचा विकसित करना संभव हुआ। प्राकृतिक संसाधन ब्रिटेन में कोयला और लोहा के भंडार बहुत बड़े थे जो औद्योगिक क्रांति के लिए रीढ़ बन गए। कोयले से कारखानों को ईंधन मिलता था और लोहे से मशीनें और रेलवे बनाए जाते थे। औपनिवेशिक साम्राज्य भी इसके लिए लाभकारी था। इसके उपनिवेशों से ब्रिटेन को कच्चे माल जैसे कपास, चीनी और चाय मिलते थे जो उनकी कारखानों में उपयोग होते थे। उपनिवेशों के होने से ब्रिटेन के पास एक बड़ा बाजार भी था जहां वह अपने निर्मित सामान को बेच सकता था। ब्रिटेन में आर्थिक स्थिति ठीक थी और बहुत से लोगों के पास पैसा था जो उद्योगों में निवेश किया जा सकता था। व्यापार और उपनिवेशों के कारण यह पूंजी उत्पन्न हुई और नए आविष्कार भी ब्रिटेन में ही विकसित हो रहे थे। आविष्कार जैसे भाप इंजन और शक्ति कर्घा ने औद्योगिक क्रांति में उत्पादन की गति और दक्षता बढ़ाई। औपनिवेशिक साम्राज्य वे क्षेत्र होते हैं जो किसी एक शक्तिशाली देश के नियंत्रण में होते हैं और उसे कच्चे माल और बाजार प्रदान करते हैं। ये सारे कारक ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का नेता बनाते हैं। अब ब्रिटेन ने यह क्रांति शुरू तो की, लेकिन इस क्रांति को वास्तव में शक्ति कैसे मिली और ये मशीनें कैसे चलीं? कोयला और लोहा को औद्योगिक क्रांति के ईंधन और आधार के रूप में देखा जाता है। कोयला औद्योगिक क्रांति का मुख्य ईंधन था क्योंकि कारखानों और भाप इंजनों को चलाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। ब्रिटेन में कोयला खदानें बहुत सुलभ थीं और खनन उद्योग भी मजबूत था, इसलिए ब्रिटेन के कारखानों के पास ईंधन की कोई कमी नहीं थी जो उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता था। लोहा ढांचा और मशीनरी के लिए लोहे का उपयोग मशीनें, रेलवे और इमारतें बनाने में होता था। जब उद्योग बढ़ने लगे तो लोहे की ज़रूरत भी बढ़ने लगी क्योंकि औद्योगिक मशीनें और रेलवे इंजन सभी लोहे से बनते थे। लोहे की उपलब्धता के कारण ब्रिटेन में मशीनों का विकास तेज़ी से होने लगा। ढांचा वह मूल संरचना या तंत्र है जो किसी भी चीज़ को समर्थन और विकास करने में मदद करता है, जैसे रेलवे और इमारतें जो परिवहन और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोयला और लोहे के बिना औद्योगिक क्रांति की गति और पैमाना काफ़ी सीमित होता। अब इस धातु और ईंधन का उत्पादन में क्या उपयोग था, वह समझने के लिए हम आगे का एक और महत्वपूर्ण खंड चर्चा करते हैं जो है कपास कतई और बुनाई। कपास कतई और बुनाई। वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण था और कपास कतई और बुनाई ने इस उद्योग में नए आविष्कार लाकर एक क्रांति ले आई। जेम्स हारग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे स्पिनिंग जेनी कहते हैं। यह मशीन एक ही समय में कई धागों को काट सकती थी जो
वस्त्र उत्पादन में गति बढ़ाती थी और कपास को कुशलता से काटने में मदद करती थी। पहले लोग केवल 1 या 2 धागों को काटते थे, लेकिन स्पिनिंग जेनी से उत्पादन में काफ़ी अधिक सुधार हुआ। शक्ति करघा ने बुनाई प्रक्रिया को गति और दक्षता दी। कतई कपास या किसी रेशे को धागे में बदलने की प्रक्रिया जो बुनाई के लिए उपयोग होती है। बुनाई विभिन्न धागों को क्रमबद्ध करके कपड़ा या वस्त्र बनाना। ये वस्त्र आविष्कार औद्योगिक क्रांति का आधार बन गए, क्योंकि इसके बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं था। अब वस्त्र उद्योग से हम एक और उन्नत तकनीक की ओर बढ़ते हैं जो औद्योगिक क्रांति को शक्ति देती थी, और वह है भाप शक्ति। भाप शक्ति। भाप शक्ति का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। यह शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने कारखानों और परिवहन में एक नए युग की शुरुआत की। 1976 में जेम्स वॉट ने भाप इंजन को सुधारा, जो औद्योगिक क्रांति में बहुत सहायक रहा। भाप इंजन से कारखानों और भारी मशीनों को शक्ति मिलने लगी और हस्तचालित श्रम पर निर्भरता कम होने लगी। इससे उत्पादन में गति और मात्रा दोनों बढ़ गए। रेलवे में भाप शक्ति ने परिवहन को भी बदला। भाप इंजन रेलवे में उपयोग होने लगे और अब सामान और लोगों को आसानी से दूर दूर तक ले जाया जा सकता था। रेलवे के माध्यम से कच्चे माल और तैयार माल को कुशलता से कारखानों और बाज़ारों तक पहुंचाया जा सकता था। भाप इंजन। यह एक मशीन होती है जो भाप को ऊर्जा में बदलती है और इससे मशीनों को शक्ति मिलती है। भाप शक्ति के आने से औद्योगिक क्रांति में एक और प्रमुख प्रगति आई, लेकिन उत्पादन के साथ साथ परिवहन में भी नए विकास हो रहे थे, जैसे नहरें और रेलवे। तो अब हम चलते हैं नहरें और रेलवे के खंड पर। नहरें और रेलवे। दोस्तों, भाप इंजन के आने से केवल कारखानों और उत्पादन में ही नहीं, परिवहन में भी एक क्रांति आई। पहले लोग सामान को ले जाने के लिए जल मार्ग यानी नदियों का उपयोग करते थे, लेकिन अब नए ढांचे जैसे नहरें और रेलवे विकसित होने लगे, जो परिवहन को तेज़ और सस्ता बनाते थे। नहरों का निर्माण जल मार्गों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए किया गया था। ये ऐसे जल चैनल होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और शहरों, बंदरगाहों और कारखानों को जोड़ते हैं। नहरों के कारण बड़े जहाज़ और नावें बड़ी मात्रा में कच्चे माल और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती थीं। ब्रिटेन में बहुत सारी नहरें बनाई गईं जो उत्पादन और वाणिज्य में सहायक साबित हुईं। रेलवे का परिचय। रेलवे का विकास परिवहन में एक और बड़ा कदम था। रेलवे से सामान और लोग तेज और विश्वसनीय तरीके से यात्रा कर सकते थे। अब पहले जैसी समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं थी। कच्चे माल को कारखानों और तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाना काफ़ी आसान हो गया। यह पूरा तंत्र औद्योगिक क्रांति के प्रसार में बहुत बड़ा कारक बना। नहरें कृत्रिम रूप से बनाए गए जल चैनल जो सामान और लोगों को ले जाने में मदद करते हैं और विभिन्न स्थानों को जोड़ते हैं। रेलवे यह एक परिवहन तंत्र है जो पटरियों पर चलता है और तेज़ गति के लिए उपयोग होता है। सोचो, अब परिवहन का तंत्र इतना कुशल हो गया कि लोग और सामान दोनों ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। अब ये परिवहन के नए तंत्र औद्योगिक क्रांति के हर पहलू को बढ़ा रहे थे और लोग कारखानों में काम करने और रहने लग रहे थे। कारखाने, प्रबंधक और श्रमिक। दोस्तों, जैसे ही औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी, उत्पादन का तरीका भी बदलने लगा। अब उत्पादन घर या छोटे कार्यशालाओं में नहीं, बल्कि बड़े कारखानों में केंद्रीकृत तरीके से होने लगा। इस नए तंत्र को हम कारखाना तंत्र कहते हैं। कारखानों की भूमिका। कारखाने वे बड़े भवन होते हैं जहां कई मशीनें और श्रमिक मिलकर एक ही प्रकार का काम करते हैं। इससे उत्पादन प्रक्रिया तेज और कुशल हो जाती है। एक कारखाने में लोगों को विशिष्ट कार्य दिए जाते हैं, जैसे मशीन चलाना, कच्चे माल को संसाधित करना और तैयार उत्पाद बनाना। जैसे कारखानों में उत्पादन बढ़ा, वैसे ही उनके सुचारू संचालन के लिए प्रबंधकों की ज़रूरत पड़ने लगी। प्रबंधक कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की निगरानी करते हैं, उत्पादन का ध्यान रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर चीज़ कुशलता और सुरक्षित रूप से हो रही है। प्रबंधकों की भूमिका कारखाना तंत्र में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे हर प्रक्रिया को व्यवस्थित और निगरानी करते हैं। अब श्रमिकों का जीवन कारखाना तंत्र के साथ कठिन हो गया। श्रमिकों को बहुत लंबे समय यानी रोज़ 10 या 12 घंटे तक काम करना पड़ता था और उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती थी। काम करने की परिस्थितियां भी सुरक्षित नहीं थीं और प्रदूषण भी आम था। कारखाना काम शारीरिक रूप से कठिन था और श्रमिकों के पास इतने अधिकार भी नहीं थे। इन परिस्थितियों ने श्रमिकों के बीच असंतोष को जन्म दिया। कारखाना तंत्र। यह एक उत्पादन तंत्र है जिसमें कई श्रमिक और मशीनें केंद्रीकृत तरीके से एक भवन में काम करते हैं। मजदूरी। यह वह भुगतान होता है जो श्रमिकों को उनके काम के बदले में मिलता है। कारखानों ने उत्पादन और समाज की संरचना बदल दी थी, लेकिन श्रमिकों को अपनी परिस्थितियों से काफ़ी समस्याएं थीं। इसका प्रभाव
समाज और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा। औद्योगिकरण के सामाजिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति ने केवल कारखानों और मशीनों को ही नहीं बल्कि समाज और पारिवारिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। नगरीकरण का अर्थ है गांव से शहरों में स्थानांतरण। जब कारखाने और उद्योग बढ़ने लगे तो लोगों को अधिक नौकरियां मिलने लगीं और उन्हें शहरों में रहना सुविधाजनक लगने लगा। इसलिए गांव के लोग काम के लिए शहरों में आने लगे और धीरे धीरे उन्होंने वहां बसना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया, जैसे श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग में वे लोग आते थे जो कारखानों में काम करते थे और कम मजदूरी पर निर्भर थे। मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से कारखाना मालिक, प्रबंधक और धनी लोग आते थे जो उच्च आय अर्जित करते थे और अधिक शक्ति और विशेषाधिकार भी भोगते थे। पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। परिवार संरचना भी काफ़ी बदलने लगी क्योंकि अब परिवार के सदस्यों को अधिक समय कारखानों में बिताना पड़ता था। पहले के समय में परिवार साथ में काम करता था और घर पर रहता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद परिवार के सदस्य अलग अलग काम और पालियों में व्यस्त रहने लगे और इस कारण पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नगरीकरण। जब लोग गांव से शहरों में बसने लगते हैं और नौकरी के अवसरों और बेहतर जीवन के लिए स्थानांतरण करते हैं। श्रमिक वर्ग। औद्योगिक क्रांति में वह वर्ग जो कारखानों में काम करता था और मूल मजदूरी पर निर्भर था। औद्योगिक क्रांति ने समाज में काफ़ी बड़े बदलाव लाए, लेकिन ये बदलाव सभी के लिए सकारात्मक नहीं थे। अधिकांश श्रमिकों को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ीं। इस कारण कुछ श्रमिकों ने विरोध करना और अपने अधिकारों की मांग करना शुरू किया। श्रमिकों का विरोध। दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी तो श्रमिकों का जीवन और भी मुश्किल होने लगा। बहुत से लोग लंबे समय और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करते थे, लेकिन उन्हें इसके बदले में उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। ऐसे में श्रमिकों में असंतोष बढ़ने लगा और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। श्रमिकों के विरोध के मुख्य कारण उनकी खराब काम करने की परिस्थितियां, लंबे समय और कम मजदूरी थी। बहुत से लोग इन परिस्थितियों में काम करते हुए बीमार और घायल भी हो जाते थे। ये सारे कारण उन्हें विरोध और हड़ताल करने के लिए मजबूर करते थे। ऐसी ही स्थिति में श्रमिकों ने अपने अधिकारों और बेहतर काम करने की परिस्थितियों के लिए श्रमिक संगठन बनाना शुरू किया। श्रमिक संगठन एक प्रकार के समूह होते हैं जो श्रमिकों को एकजुट करते हैं और उनकी ओर से कारखाना मालिकों, सरकार से बातचीत करते हैं ताकि उन्हें बेहतर मजदूरी और परिस्थितियां मिल सकें। श्रमिकों के विरोध का प्रभाव यह पड़ा कि धीरे धीरे सरकार और कारखाना मालिकों ने काम करने की परिस्थितियों को सुधारना शुरू किया। श्रमिकों के लिए कुछ सुधार आए, उनके काम के घंटे कम हुए और सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय भी बेहतर होने लगे। श्रमिक संगठन। श्रमिकों का समूह जो उनके अधिकारों और काम करने की परिस्थितियों के लिए लड़ता है और उनके लिए बेहतर मजदूरी और वातावरण की मांग करता है। श्रमिकों के विरोध ने औद्योगिक क्रांति को एक सामाजिक प्रभाव दिया और उनके अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। अब यह क्रांति केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों और साम्राज्य का उपयोग औद्योगिक क्रांति में किया। उद्योग और औपनिवेशिक साम्राज्य। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव केवल ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि इसके उपनिवेशों में भी देखा गया। ब्रिटेन के उपनिवेशों ने इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में उपयोग किया। ब्रिटेन के पास ऐसे बहुत सारे उपनिवेश थे जो उसे कपास, चाय, चीनी और कॉफ़ी जैसे कच्चे माल प्रदान करते थे। ये सामग्री ब्रिटेन की कारखानों में संसाधित होती थी और तैयार उत्पाद बनाए जाते थे। उपनिवेश तैयार माल के लिए बाजार के रूप में ब्रिटेन जो उत्पाद बनाता था उसके लिए उपनिवेश एक बाजार भी प्रदान करते थे। औद्योगिक सामान जैसे कपास के कपड़े और मशीनरी ब्रिटेन के उपनिवेशों में बेची जाती थी, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ती थी। औपनिवेशिक साम्राज्य उपनिवेशों या क्षेत्रों का वह नेटवर्क जो किसी एक शक्तिशाली देश के अधीन होता है और उसकी अर्थव्यवस्था और संसाधनों में योगदान देता है। उपनिवेशों का औद्योगिक क्रांति में शोषण होना एक प्रमुख प्रभाव था जो इस क्रांति के प्रसार को भी बढ़ाता है। औद्योगिक क्रांति पर बहस। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति को लेकर इतिहासकारों के बीच काफ़ी बहस है। यह क्रांति केवल सकारात्मक प्रभाव ही नहीं लाई, कुछ नकारात्मक पहलू भी थे जो समाज और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक प्रभाव। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक विकास और नए नौकरी के अवसर लाए जो आज के आधुनिक विश्व को स्थापित करने में सहायक रहे। इस क्रांति के कारण विज्ञान और तकनीक में नए विकास हुए।
नकारात्मक प्रभाव। कुछ इतिहासकारों के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्रांति के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना। असमानता भी समाज में बढ़ने लगी और निम्न वर्ग को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ये बहस हमेशा से इतिहासकारों के बीच में चली आई हैं और आज भी इसका सटीक प्रभाव एक विवादित विषय है। औद्योगिक क्रांति का सारांश। ब्रिटेन नेतृत्वकर्ता के रूप में प्राकृतिक संसाधनों और उपनिवेशों के समर्थन के कारण ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करता है। इंजन और शक्ति करघा ने उत्पादन को बढ़ाया और यांत्रिकीकरण का उदय लाया। यह क्रांति समाज में नगरीकरण और वर्ग विभाजन पैदा करती है। श्रमिक अधिकार आंदोलन। औद्योगिक क्रांति ने श्रमिकों के विरोध और श्रमिक संगठनों का आधार भी रखा, जो सामाजिक सुधारों में सहायक साबित हुए। दोस्तों, आपने देखा औद्योगिक क्रांति कैसे दुनिया में इतना बड़ा बदलाव लेकर आई। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा और आप और भी विषय इस तरह विस्तार में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लीगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक विषय के साथ।